और चलिए अब वक्त है आपका विधायक का, और आपका विधायक में आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी। कंवरपाल गुर्जर साहब, बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। कंवरपाल जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या आप? आ रही है जी कंवरपाल जी, बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। धन्यवाद जी। कंवरपाल जी, नियम 134A को सरकार ने खत्म कर दिया है, इसको लेकर जो हो हल्ला हो रहा है सर, उस पर तो हम आपकी राय जानना ही चाहेंगे। सरकार का निर्णय स्वागत के लायक है, बहुत अच्छा काम किया। मैं बस वही जानना चाह रहा हूँ सर, कंवरपाल जी मैं यही जानना चाह रहा हूँ आपसे, क्या आपको लगता है वाकई में इसको खत्म करने की जरूरत थी, या जो कांग्रेस कह रही है कि बदले की भावना से किया गया है? देखिए, जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं वास्तविकता में वो गरीब व्यक्ति के खिलाफ जी, और उन्होंने अपने आचरण से आज तक जो किया उससे सिद्ध भी किया कि उसके खिलाफ 134A 2007 में बनी जी, और 2014 तक उन्हीं लोगों की सरकार रही जिन्होंने 134A को बढ़ाया था। उन्होंने 2007 से लेके 2014 तक एक बच्चे का भी एडमिशन नहीं किया। 2014 में जब हमारी सरकार आई तो 2015-16 में ये सरकार पहली सरकार है जिसने 134A के तहत एडमिशन शुरू किए जी, और अभी तक हमने उसमें काम किया। अब की बार की भी जो आलोचनाएं कर रहे हैं वास्तविकता में उसमें कोई सच्चाई नहीं। जो पिछली बार एडमिशन हुए थे वो 39% थे, जो इस बार एडमिशन हुए वो 47%। तो एडमिशन भी उसमें बढ़े, लेकिन हमने इस बिल को इसको क्यों समाप्त किया, इस नियम को क्यों समाप्त किया, और हमने दूसरा जो RTE है उसको क्यों स्वीकार किया, क्योंकि केंद्र सरकार का एक नियम है और उसमें 25% बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं उसमें 25% बच्चों के एडमिशन हम उसमें करा सकते, और उसमें 60% पैसा जो है वो केंद्र सरकार देगी और 40% पैसा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो खर्च हमारा उतना का उतना रहेगा, और उसी खर्चे में हम अपने ज्यादा जो हमारे बच्चे थे उन ज्यादा बच्चों को हम शिक्षित कर सकेंगे, उससे निश्चित तौर से हमें लाभ होगा। इसलिए हमने 134A को छोड़ के हमने RTE को स्वीकार। जी, यानी आपको लग रहा है कि वाकई में इसकी जरूरत थी, इसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई कह रहा है कि भाई हमने कोई नियम बनाया और इसीलिए बदले की भावना से उन्होंने इस नियम को खत्म कर दिया, आपका ये कहना है कि इसकी वाकई में जरूरत थी? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जिन्होंने नियम बनाया उसको फॉलो क्यों नहीं किया जी, उसको मान्य क्यों नहीं, उसको एडमिशन तो किसी का भी नहीं किया। और ये आप कहीं से भी जानकारी ले सकते हैं कि उन्होंने एक सिंगल एडमिशन भी अपने कार्यकाल में नहीं की। जी, लेकिन कंवरपाल जी, बहुत सारे निजी स्कूल ये कह रहे हैं कि भाई सरकार का फैसला ठीक है, सरकार ने अगर कोई फैसला लिया है सोच समझकर ही फैसला लिया होगा, लेकिन सरकार ने फैसला तो ले लिया, लेकिन जो बकाया है उसका क्या होगा, उसके बारे में सरकार क्या सोच रही है? देखिए, हमने अभी तक जिन्होंने भी हमारे पास जो खर्च उनके फीस के पैसे थे, जो डिमांड थी वो हमारे पास में थी, वो सारी पेमेंट हमने कर दी। अभी तक हमने 70,31,30,700 रुपए की पेमेंट हम कर चुके जी, और अभी भी हमने जितने भी स्कूल हैं जहां हमने एडमिशन कराया बच्चों का 134A के तहत, हमने उन सभी स्कूलों को ये बात कहा है कि अगर आपका जो भी बकाया है तो आप लिखित तौर से हमारे पास भेजो, हम तुरंत वो आपकी पेमेंट करेंगे। अगर कोई हमारे पास डिमांड ही नहीं करेगा तो फिर तो हम कैसे पैसे भेज देंगे। तो हमने सबकी पेमेंट कर दी, अगर किसी की रही है तो वो हमारे पोर्टल पे डाल दे तो निश्चित तौर से हम उसकी पेमेंट कर दें जी। और दूसरा, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो राशि हम पहले देते, हम पहले जो 300 रुपए देते थे उसको हमने 500 कर दिया, जो हम 500 देते थे उसको हमने 700 कर दिया, और जो हम 700 देते थे उसको हमने 900 कर दिया। ऐसा लेकिन कंवरपाल जी, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि क्या, क्योंकि हम देख रहे थे कंट्रोवर्सी चल रही थी लगातार सरकार और निजी स्कूल संचालकों के बीच में, आप भी लगातार ये कह रहे थे कि भाई अगर नियम बना है तो उस नियम के तहत आपको एडमिशन देना ही होगा, लेकिन वो ये कह रहे थे कि भाई आप पेमेंट कर दीजिए, हम एडमिशन दे देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या ये जो निजी स्कूल संचालक हैं, क्या इनकी भी ये मांग थी कि इसको खत्म किया जाए, या ये सरकार की अपनी एक वो है, एक पॉलिसी सरकार ने बनाई कि भाई नहीं, अब हम सिर्फ RTE के जरिए ही बच्चों को एडमिशन देंगे, गरीब बच्चे हैं, इस नियम को खत्म किया जाए? RTE से तो पहला सबसे बड़ा तो लाभ ये होगा जी कि बच्चों की संख्या बढ़ेगी। दूसरा लाभ ये है कि उसमें हम जो नेबर यानी कि उसके नजदीक जो स्कूल होगा उसमें हमने एडमिशन देना है।
तो जो ट्रांसपोर्ट वाले दूसरे विभाग थे वो भी समाप्त हो जाएंगे जी। तो वो अब उसका एडमिशन करा रहे हैं, वही उसका जो उसके नजदीक का स्कूल है उसमें उसका एडमिशन होगा। तो ये काफी लाभ है, और क्योंकि ये केंद्र सरकार का ने नियम बनाया और उसको कई स्टेट इसको वहां लागू भी है 134, ये तो केवल हरियाणा में ही था। तो ये निश्चित तौर से उसकी अगर कुछ खामियां होंगी तो वो सामने आई होंगी, और उन स्टेटों ने भी उसमें सुधार किया होगा। तो मैं समझता हूँ निश्चित तौर से इससे ज्यादा लाभ। बिल्कुल, लेकिन निजी स्कूल संचालक कह रहे हैं कि हमने इसकी मांग नहीं की थी, ये तो सरकार का अपना फैसला है। नहीं नहीं, निजी स्कूल संचालक क्यों मांग करेंगे जी। ये तो कोई भी सरकार है वही देखेगी ना जी जनहित में क्या है। तो निजी स्कूल वाले तो नहीं कहेंगे कि भाई हमारे यहाँ 134 एक एडमिशन करा दो, या वो कहेंगे कि हमारे यहाँ आरटी के एडमिशन करा दो। तो वो तो नहीं, ये तो पहले कोर्ट रेस में निर्णय लिया था कि जो स्कूल चलाते हैं उनकी जिम्मेदारी है गरीब लोगों के लिए भी वो कुछ करे, उनके लिए भी उन्हें काम करना चाहिए। तो कोर्ट ने लिया, उसके बाद भारत की पार्लियामेंट ने एक नियम बनाया कि भाई उनकी भी जिम्मेदारी है वो भी 25% बच्चों को एजुकेशन में सहयोग करें। कंवरपाल जी, हम बलराज कुंडू को सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि भाई आप अंत्योदय का दावा तो करते हैं, लेकिन इस फैसले के बाद ये पता चल गया है कि आप किस तरीके से अंत्योदय की भावना को, जो बार बार कहते हैं ना कि आप हम अंत्योदय की चिंता करते हैं, तो ये साफ हो गया है कि आप किस तरीके से गरीब बच्चों के हक पर डाका डाल रहे हैं। ये आरोप लगा रहे थे वो आपके ऊपर। देखिए, मैं यही तो कह रहा ना जी कि हमारा उद्देश्य ही अंत्योदय है। हम अंत्योदय के लिए ही काम करते हैं, हम बड़े ही अंत्योदय के लिए हैं, हमारा कोई अर्थ ही नहीं है इसके अलावा। हम अंत्योदय के लिए ही है, उसका ही काम करने के लिए। इसीलिए तो जो 10% का नियम कांग्रेस ने बनाया उसने उसको लागू नहीं किया, उसने 1% भी नहीं किया। हम आए तो हमने लागू किया। अब हम सोचते हैं कि अभी हम 10% के लिए कर सकते हैं, लेकिन नियम ऐसे भी है कि हम 25% कर सकते हैं। तो इसलिए हमने 10 को छोड़ दिया, हमने 25 को बना लिया कि हम 25%। इससे स्पष्ट होता है कि अंत्योदय के लिए ही काम करना। जी, आप ये कैसे समझा पाएंगे कंवरपाल जी, जो पेरेंट्स हैं जो इस वक्त हमें और आपको सुन रहे हैं, उनको ये कैसे आप भरोसा दे पाएंगे कि सरकार ने जो फैसला लिया है वो उनके हित में है? ये तो आप देखिए, आपकी समझ में रहा होगा जो बात मैंने कही, आपकी समझ में रहा तो आपको कोई समझ में रहा कि भाई इससे निश्चित तौर से लाभ है। पहले 10% होते थे, 25 हो गए, तो निश्चित तौर से लाभ होगा। आम आदमी को सबको समझ में रहा। हाँ, कांग्रेसियों को समझ में नहीं आएगा जिन्होंने कोई काम किया नहीं कभी, ना पहले उन्हें काम किया ना किया, उनकी समझ में तो आएगा नहीं, कई तरह से समझाओ, लेकिन आम जनता की समझ में बिल्कुल है। जी नहीं, लेकिन एक जो नियम है इतने सालों से चला आ रहा था और उसको एक झटके में खत्म कर देना, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को अखरा है ना? नहीं, कांग्रेस को क्यों अखर रहा? कांग्रेस को पता है तो कांग्रेस ने लागू ही नहीं किया, बनाया ही तो, लागू तो उसने कांग्रेस ने किया ही नहीं। अब ये बहकाने का काम कर रहे हैं और ये कहते हैं कि जिन बच्चों के एडमिशन होंगे अब उनकी फीस कौन देगा। ये आपने प्रश्न नहीं किया, मैं नहीं कह रहा। तो अभी ये लोगों को पकाने का काम करेंगे कि उनकी कौन देगा, उनकी हम देंगे। जिन बच्चों के एडमिशन हमने करा दिए उनकी फीस हम देंगे, और हम पहली क्लास जो प्रथम क्लास है उससे हम एडमिशन शुरू करेंगे, आरटी वो हम देना शुरू करेंगे। और जिन बच्चों के अब तक एडमिशन है उनकी फीस देते रहेंगे लगातार। उनका एडमिशन किसी का भी कैंसिल नहीं होगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताता जी कि किसी का कैंसिल नहीं होगा, उसकी फीस सरकार देगी। और फीस जो बढ़ाई वो भी मैंने आपके चैनल में बता दी कि 300 की 500, 500 की 700, 700 की 900 कर दी, वो इसी प्रकार से देगी। जी बिल्कुल। कंवरपाल जी, एक और बात जो बार बार सामने आती है वो ये है, और जो पेरेंट्स हैं उनकी ये शिकायत रहती है कि जो निजी स्कूल हैं वो अपनी मनमानी करते हैं। अब कई सरकारें जो हैं, चाहे हम पंजाब की बात कर लें, आपको पता होगा हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया गया पंजाब सरकार की ओर से कि निजी स्कूल जो है वो मनमानी नहीं कर पाएंगे। हालांकि हरियाणा सरकार ने पहले ऐसे कदम उठाए हैं, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन आने वाले समय में क्या आपको लगता है कि कुछ और ऐसे कदम उठाने की जरूरत है जिससे निजी स्कूल संचालक अपनी मनमानी ना कर सकें और पेरेंट्स को इससे राहत मिले? देखिए, पंजाब की सरकार जो है उसने केवल बयान दिया जी कि आप फीस नहीं बढ़ाएंगे। हमने वो कर दिया। हमने नियम बना दिया कि कोई भी प्राइवेट स्कूल जो है वो 5% से ज्यादा फीस नहीं बढ़ाएगा। हमने नियम बना दिया, उन्होंने केवल बयान दिया। भी हमने नियम बना दिया कि कोई भी प्राइवेट स्कूल जो है वो बच्चों की जो ड्रेस है उसका कलर चेंज नहीं करेगा 5 साल तक, ताकि अभिभावकों के ऊपर ज्यादा खर्च ना पड़े। इसलिए हमने नियम बना दिया। वो तो अभी सोच ही रहे, अभी तो बयान ही दे रहे। और आज जो पुस्तकों की बात है वो भी हमारे सामने है। इनकी जो बुक्स हैं वो भी अलग अलग दे के उसमें काफी खर्च जो है वो बच्चों को, अभिभावकों को उठाना पड़ता है। तो उसमें भी विचार कर रहे हैं, निश्चित तौर से वो भी नियम बनाएंगे ताकि इस प्रकार का वो ना। यानी आप ये भरोसा दिला रहे हैं कि भाई
अभिभावकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरकार उनके साथ है, हर कदम पर साथ है। हाँ बिल्कुल, सरकार उनके साथ है, जो भी हमें वो बताएंगे। अगर कहीं भी उनके साथ ऐसी मतलब हो रहा है कि जो बेइंसाफी रही उनके साथ, कोई भी जी स्कूल वाला अगर बेइंसाफी कर रहा है, तो निश्चित तौर से उस पर रोक लगाएंगे। जी बिल्कुल। कंवरपाल जी, मैं कुछ और सवाल आपसे करना चाहता हूं क्योंकि आप कैबिनेट मंत्री हैं सर। तो मैं ये भी जानना चाहता हूं कि आज से फसल की खरीद जो है वो शुरू हो गई है, लेकिन कई जगह से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि प्रशासन की ओर से दावा तो किया गया, लेकिन अभी भी मंडियों में वो व्यवस्थाएं दिखाई नहीं पड़ रही हैं जो होनी चाहिए। नहीं देखिए, आज तो खरीद शुरू हुई जी। अभी तक मंडी में कोई बहुत ज्यादा अनाज नहीं आया, तो निश्चित तौर से 1-2 दिन में सारी व्यवस्थाएं एकदम चाक-चौबंद हो जाएंगी। और हमारा 7 साल का जो कार्यकाल है उसमें निश्चित तौर से हर आदमी ये मानता है कि जितनी अच्छी खरीद हमारी सरकार में हुई इससे पहले कभी नहीं। जिस प्रकार से नए हमने और कुछ जो नियम लागू किए, जिस प्रकार से हम पेमेंट जो है उसकी सीधी उसके बैंक में, उसके अकाउंट में पेमेंट भेजते हैं, और हमने कहा है कि 72 घंटे के अंदर अंदर हम उसको पेमेंट देंगे। अगर 72 घंटे में हम पेमेंट नहीं देंगे तो उसमें ब्याज देंगे। तो ये सारे का सारा जो हमने परिवर्तन किया, तो निश्चित तौर से किसान इससे पूरी तरीके से संतुष्ट है, खुश है वो। जहां उसको पहले महीना इंतजार करना पड़ता था, उसको 3 दिन के बाद निश्चित तौर से 72 घंटे के बाद उसके अकाउंट में पैसे देते हैं। ये सारी चीजें जो है व्यवस्था ठीक है और आगे भी इसी प्रकार से। बिल्कुल। यानी उम्मीद करें कि जो सरकार ने एमएसपी घोषित की है गेहूं की या दूसरी फसलों की, एमएसपी पर ही खरीद की जाएगी और किसान भाइयों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, ये भरोसा दे रहे हैं। देखिए, हम ही एक ऐसी स्टेट है जो 14 फसलें जो है एमएसपी में खरीद रही। पूरे देश में लगभग 2, 3, 4 से ज्यादा कोई नहीं खरीद रहा। पंजाब में सरकार है कि आम आदमी की, अब देखेंगे क्या क्या खरीदेंगे। हम हैं ऐसे जो 14 फसलें खरीदते हैं, वो तो अभी तक 2 या 3 ही फसलें खरीद रहे, गन्ना खरीद रहे या गेहूं और धान खरीद रहे, इसके अलावा कुछ नहीं खरीद रहे। लेकिन हम खरीद रहे हैं। हम 72 भरपाई में भी 21 से ज्यादा जो सब्जी और फ्रूट है वो 21 से भी ज्यादा ऐसी फसलें हैं जो हम खरीद रहे हैं। हम 72 भरपाई दे रहे हैं। अगर उसमें घाटा होता है तो हम उसकी भरपाई करते हैं। ये सारा कुछ जो हम कर रहे हैं उससे बिल्कुल। लेकिन कंवरपाल जी, पिछली बार भी मुझे अच्छे से याद है, ये कहा गया था कि 72 घंटे में पेमेंट होगी, लेकिन बहुत सारी शिकायतें आई थी कि पेमेंट सरकार समय पर नहीं हो पा रही थी किसानों को। लेकिन इस बार जिस तरीके से आप भी भरोसा दे रहे हैं, डिप्टी सीएम पहले भरोसा दे चुके हैं कि 72 घंटे के अंदर अंदर पेमेंट आपको किसानों को करनी होगी। उनकी फसल की अगर फसल खरीदी है तो पेमेंट आपको करनी होगी। तो क्या ये माना जाए कि सरकार इस बार सख्ती से इस पर अमल करेगी? नहीं, सरकार अमल कर रही पहले से ही थी। बिल्कुल, वो कोई 1-2 केस अगर ऐसा हुआ होगा तो उसको हमने ब्याज दिया होगा, और ब्याज भी जो उसको बैंक में मिलता है उससे ज्यादा है। हम उसको ब्याज भी ज्यादा देते हैं, तो अगर उसका लेट होया तो उसको फायदा ही है कि अच्छा ब्याज उसको मिला। बहुत कम केस है, कोई 1-2 केस किसी वजह से रहा होगा, कोई ना कोई कहीं टेक्निकल हो जाता है तो उसकी वजह से रहता है, नहीं तो लगभग सब किसानों के पेमेंट में बात। जी बिल्कुल। कंवरपाल जी, मैं महंगाई को लेकर भी आपसे आपकी राय जानना चाहूंगा, क्योंकि महंगाई को लेकर बहुत सारी बातें की जा रही हैं और महंगाई एक ऐसा मुद्दा है देश के अंदर आज जो हर कोई ये कह रहा है कि महंगाई भाई लगातार बढ़ रही है, चाहे वो पेट्रोल डीजल के दाम हो, सीएनजी पीएनजी के दाम हो, रसोई गैस के दाम हो, ये बढ़ रहे हैं। और आज से टोल टैक्स के दाम भी बढ़ गए। आज से 800 से ज्यादा दवाइयां ऐसी हैं जिनके दामों में इजाफा किया गया है सरकार की ओर से। तो भाई लोग ये कह रहे हैं कि साल 2014 के पहले अगर महंगाई मुद्दा था तो आज मुद्दा क्यों नहीं है? वो आज मुद्दा क्यों नहीं बन पा रही है महंगाई? देखिए, उस टाइम की महंगाई की दर आप देख लो जरा, गूगल पर रिसर्च करो। उस टाइम की महंगाई की दर क्या थी, आज की महंगाई की दर क्या है। यानी कि कोरोना जैसी परिस्थितियों के बाद भी लगभग 6-6.5% महंगाई की दर है। उस टाइम में 12% थी, जबकि कोई परिस्थितियों में फर्क नहीं आया था। परिस्थितियां सामान्य थी, वैसी की वैसी थी, कोई परिवर्तन नहीं आया। बिल्कुल सामान्य परिस्थितियां, लेकिन महंगाई की दर 12% से ज्यादा चली गई। जी, चाहे आज यूक्रेन का रूस का झगड़ा है, उसकी वजह से भी कई चीजों के रेट बढ़े हैं। हालांकि लड़ाई बाहर है देश से, लेकिन पूरे दुनिया में उसकी वजह से रेट भी कुछ चीजों में बढ़ रहे। देश में कोरोना की समस्या है, देश में नहीं है, पूरी दुनिया में समस्या है, लेकिन उसके बावजूद भी महंगाई की दर उस लेवल से नहीं बढ़ी। और निश्चित तौर से सरकार का पूरी तरीके से कंट्रोल है। और मैं समझता हूँ जनता की मांग की बजाय जब ये एक पैदा किया जा रहा है ज्यादा कोशिश करके कांग्रेस का ये तो उस टाइम में जब बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब भी कैसे कमर तोड़ दी महंगाई में, जबकि 3.5% उस टाइम महंगाई की दर थी। मेरा ख्याल है आज तक देश की अवधि के बाद सबसे कम महंगाई की दर उस टाइम रही जब बिहारी वाजपेयी की सरकार। लेकिन तब भी ये कह रहे थे कि महंगाई ने कमर तोड़, ये तो कहते रहते हैं। लेकिन की सरकार थी तब आपने देखा
जब इनकी सरकार थी तो आप देखते थे कि हर चीज कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज की ब्लैक चलती थी। आज देश में एक चीज भी ऐसी नहीं है जिसकी कहीं ब्लैक हो, किसी चीज की कमी नहीं है। परिस्थितियां सामान्य होने के बावजूद भी किसी चीज की दिक्कत। जी बिल्कुल। लेकिन कंवरपाल जी, एक वीडियो वायरल हो रहा है बाबा रामदेव का, हो सकता है वो वीडियो आप तक भी पहुंचा होगा, जिसमें वो पत्रकार को थोड़ा सा धमकाते हुए नजर आ रहे हैं और वो कह भी रहे हैं कि नहीं बता रहा, बोल क्या करेगा तू, पूछ पाड़ेगा क्या, आपने देखा नहीं होगा वो। तो देखिए रामदेव जी की बात तो रामदेव जी जवाब दे सका, उसका मैं कैसे दे सकता? नहीं भाई, वो तो ये कहते थे कि ना अगर बीजेपी की सरकार आप बनवा दोगे तो आपको 35-40 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल डीजल मिलेगा। अब भाई आपकी सरकार को केंद्र में भी 8 साल होने जा रहे हैं और हरियाणा में तो आप सरकार चला ही रहे हैं उतनी समय से। अगर ये तो बात लोग ये जानना चाहते हैं करते जी। देखिए ये बात अगर नरेंद्र मोदी जी करते जी तो आप सवाल कर सकते थे जी। अगर कोई हमारा और दूसरा हमारी पार्टी का अध्यक्ष कहता तब भी दुखदार थे। अब महात्मा जी ने बात कही है तो अब ये जाने उन्हें कैसे कही, किस प्रकार का माहौल था वहां, कैसी बात थी, बच्चों से बात कर रहे थे, क्या था क्या नहीं था, वो जाने वही उसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन वीडियो तो देखा होगा ना आपने, वो वीडियो आप तक पहुंचा है? वीडियो देखने के बाद भी मैं ये कहना चाहता हूँ वो क्या परिस्थितियां थी, कैसे थी, कैसे उन्होंने जवाब दिया, वो तो वो जाने, मुझे नहीं पता उस बारे में। लेकिन अगर हमारी सरकार की ओर से किसी ने कहा या हमारी पार्टी की ओर से किसी ने कहा तो उसके हम जवाब देंगे। बिल्कुल। लेकिन उम्मीद करें कि आने वाले समय में लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी, क्योंकि महंगाई से राहत तभी मिल सकती है लोगों को जब केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी को कम करे, राज्य सरकार वैट को कम करे। तो आने वाले समय, चुनावों से पहले किया था ये, एक्साइज ड्यूटी को केंद्र सरकार ने कम किया था, वैट को आपने कम किया था, उसके बाद लोगों को राहत मिली थी। लेकिन अब जिस तरीके से दाम लगातार बढ़ रहे हैं, बात वहीं क्यों पहुंच गई है, बराबर हो गई है। तो उम्मीद करें कि आने वाले समय में लोगों को राहत मिलेगी। देखिए जिस प्रकार से महंगाई को कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, अब की बार में सदा से जब से अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने तब से लेकर अब तक जब भी सरकारें बनी हमेशा निश्चित तौर से जी कंट्रोल किया। और जिस प्रकार से ब्लैक को समाप्त करने के लिए, जमाखोरी को समाप्त करने का काम हमारी सरकार ने किया। नहीं भाई, कांग्रेस पार्टी सर मुद्दा बना रही है इसको, आपने देखा होगा किस तरीके से सिलेंडर कंधों पर रखकर घूम रहे हैं वो। देखिए अब कांग्रेस का पोस्टर बैनर उनके हाथों में, कांग्रेस जी कांग्रेस का केवल बयान है, वो बयान देती रहेगी। आप मुद्दा नहीं बना सकती, कांग्रेस मुद्दा बनाने नहीं आया कहा। जितने लोग चुनाव लड़े उनमें से 75% की जमानत जब चाहिए, क्या मुद्दा बनाएंगे जिनके पल्ले को चाहिए। नहीं तो क्या आपको लग रहा है कि आपकी नकल कर रहे हैं? 2014 के पहले जो आप करते थे, जैसी तस्वीरें पहले सामने आती थी, अब उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं वो? नहीं, हमारी ऐसी स्थिति कभी नहीं जैसी कांग्रेस की जी। ठीक है, हम चुनाव नहीं जीतते, उस टाइम हमारी सरकार नहीं बनी, लेकिन हम अच्छी फाइट देते थे कांग्रेस को जी। ठीक है, ठीक, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका कंवरपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया है और जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि अगर नियम 134A को सरकार ने खत्म किया है तो ये अभिभावकों के हित में है, ये उन छात्राओं के हित में है, ये उन गरीब बच्चों के हित में है जो निजी स्कूलों में दाखिला लेना चाहते हैं। क्योंकि सरकार ने अगर एक नियम को खत्म किया है तो दूसरा नियम पहले से बरकरार है, जहां पर 25% जो कोटा है वो उनके लिए बरकरार रहेगा, उससे किसी तरह की कोई छेड़छाड़ सरकार ने नहीं किया। फिलहाल इतना ही छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए हर खबर।